नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में यह दूसरी बार ऐसा होगा जब कोई शख्स लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने लगातार यह तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, उसने कहीं न कहीं पंडित नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है, जब नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए शपथ लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की शपथ से पहले मंत्रियों के विभागों में बंटवारे को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं, कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मिनिस्ट्री को लेकर के इस बार की चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और इस बार कहीं न कहीं वह चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर बहुमत के लिए टिकी हुई है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर और बीजेपी पर यह दबाव बनाया जा रहा है, काफ़ी मोल भाव किया जा रहा है मंत्रियों के पद के लिए। लेकिन आपको बता दें कि ऊपर के जो टॉप के मंत्रालय हैं वह भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं देने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक से लेकर कई पत्रकार भले कोई भी कयास क्यों न लगा लें, लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी अपने जो 4 या 5 टॉप के मंत्रालय हैं वह किसी भी सहयोगी दल को नहीं देने जा रहे हैं। उन टॉप के मंत्रालयों में यदि हम गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय में जिस प्रकार से अमित शाह ने अपने पहले टर्म में अभूतपूर्व कार्य किए थे, उसने कहीं न कहीं इस बात पर मुहर लगा दी है कि मौजूदा वक्त में गृह मंत्रालय में अमित शाह का सानी कोई नहीं है। तो इस बार भी नरेंद्र मोदी के इस तीसरे टर्म में भी गृह मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को ही सौंपा जाएगा। यदि उसके बाद हम रक्षा मंत्रालय की बात करें तो जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय के कार्यभार को राजनाथ सिंह ने संभाला है, जिस दृढ़ता से, जिस मजबूती से और जिस साहस से राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय को संभाला है और पूरे विश्व लेवल पर भारत की जो रक्षा नीति रही है उसने कहीं ना कहीं कारनामा दिखाया है। उसने कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा दी है कि मोदी के इस तीसरे टर्म में 3.0 में रक्षा मंत्रालय का प्रभार फिर से राजनाथ सिंह को ही जा सकता है। यदि विदेश मंत्रालय की बात करें तो सहसा हमारा ध्यान मोदी जी के पहले कार्यकाल पर जाता है, जब सुषमा स्वराज ने एक विदेश मंत्री के तौर पर कई उल्लेखनीय कार्य किए और उन्हीं की टीम में कार्य कर रहे एस जयशंकर को मोदी जी ने अपने दूसरे टर्म में विदेश मंत्री बनाया था, जब सुषमा स्वराज अस्वस्थ चल रही थीं। एस जयशंकर ने सुषमा स्वराज के कार्यों को किस बेहतरी से आगे बढ़ाया है और भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार से बेहतर हुई है, पूरे विश्व पटल पर भारत का स्थान किस प्रकार से कहीं ना कहीं रोशन हुआ है और जिसके साक्षी भारत के लोग रहे हैं। चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, चाहे रूस जैसी महाशक्ति की बात कर लें, या फिर यदि हम अमेरिका के और रूस के दुश्मन देशों की भी बात कर लें, उससे भी भारत के संबंध मधुर हुए हैं। तो मौजूदा वक्त में एस जयशंकर के सामने भी एज ए विदेश मंत्री कोई नहीं टिकता है और एक बार फिर से विदेश मंत्रालय का जो कार्यभार है वह एस जयशंकर के ही जिम्मे दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। यदि इसके बाद हम वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय होता है जहां पूरे देश का खजाना होता है। तो मोदी जी कतई यह नहीं चाहते हैं कि देश के खजाने को कहीं ना किसी गठबंधन के साथी को दे दिया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वित्त मंत्रालय को लेने की बात कही थी, उस समय भी सूत्रों के हवाले से यदि हम बताएं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी दर्ज की गई थी कि वित्त मंत्रालय वह कहीं भी किसी भी अपने गठबंधन दल को दे सकेगी। यदि हम वित्त मंत्री के रूप में बात करें तो आगामी वित्त मंत्री कौन होगा इस पर कहीं ना कहीं संशय है, लेकिन लगभग यह तय माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय का जो मंत्रालय है वह भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहेगी। इसके बाद नंबर आता है परिवहन मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय का जो कार्यभार है वह फिर से एक बार नितिन गडकरी को ही सौंपा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे भारत में नितिन गडकरी ने रोड एवं ट्रांसपोर्ट विभाग में कार्य किए हैं, जिस प्रकार से कई हाईवे का निर्माण किया गया है, अभूतपूर्व पुलों का निर्माण किया गया है,
उसने कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा दी है कि मौजूदा वक्त में नितिन गडकरी से बेहतर रोड एवं ट्रांसपोर्ट मंत्री हो ही नहीं सकता है। इसके बाद जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वह कृषि मंत्रालय हो, चाहे वह ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, चाहे वह शहरी विकास के मंत्रालय हो, चाहे वह अन्य मंत्रालय हो, खाद्य व उपभोक्ता विभाग के बारे में बात की जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं चिराग पासवान को देने की बात कही जा रही है, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान भी जब एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे मोदी जी के पहले टर्म में, उस वक्त भी उन्हें यह मंत्रालय सौंपा गया था। और जब पिछले कुछ साल पहले जब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में अनबन हुई थी, उस समय पशुपति कुमार पारस जब एनडीए का हिस्सा बने थे अपनी एक नई पार्टी बनाकर, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री के तौर पर पशुपति कुमार पारस को ही यह जिम्मा सौंपा था। तो कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय चिराग पासवान के पार्टी के जिम्मे जा सकता है। आपको बता दें कि मोदी जी के इस मंत्रिपरिषद में लगभग 70 से 75 मंत्रियों का शपथ होना है। तो ऐसे में यह कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है कि सभी जितने भी घटक दल हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पद दिया जाए, चाहे वह कैबिनेट मिनिस्ट्री का हो, चाहे वह स्वतंत्र प्रभार का मंत्री का हो, चाहे वह राज्य मंत्री का प्रभार हो। कहीं ना कहीं गठबंधन के साथियों को खुश रखने की भी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से की जानी है। इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण पद जो कि लोकसभा स्पीकर का आता है, वह भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह अपने पाले में रखे, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम में विपक्षी पार्टियों का रुतबा बढ़ा है, विपक्षी पार्टियों की सीटें बढ़ी हैं, वह कहीं ना कहीं आने वाले जो ये 5 साल का कार्यकाल है वह कहीं ना कहीं काफ़ी निर्णायक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी पहले दोनों टर्म में स्वच्छंद रूप से कार्य करते नजर आए थे, कई अहम फैसले लेते नजर आए थे और सामने विपक्ष बिल्कुल ढेर हो जाता था, तो इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है। तो विपक्ष की भूमिका अहम हो सकती है। इस कारण से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के स्पीकर के पद को कहीं ना कहीं अपने अंदर रखना चाहती है, क्योंकि जब लोकसभा के सेशन चलेंगे, लोकसभा का कार्यकाल जब चलेगा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे अपने लोग वहां पर बैठें, ताकि सरकार के नीतियों को, सरकार का जो पक्ष रखने का जो समय सीमा है उसका भी एक ध्यान रखा जाए और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के पक्ष को तवज्जो मिले। लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर के पद पर कहीं ना कहीं मोल भाव पहले से ही शुरू कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू के तरफ से इस बात की हवा इसलिए भी मिली क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी लोकसभा के स्पीकर चंद्रबाबू नायडू के पार्टी से ही हुआ करते थे। इस बाबत यदि हम देखें तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पक्ष में लोकसभा के स्पीकर का जो यह दावा किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से मजबूती मिली है। यह हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को लोकसभा के स्पीकर का पद चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी भी लोकसभा के स्पीकर को अपने पाले में लेने के लिए जद्दोजहद कर रही है और कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के साथी, जो 2 प्रमुख साथी हैं, टीडीपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि वे लोकसभा के स्पीकर पद को भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही रहने दें। इसके अलावा जितने भी मिनिस्ट्री हैं, चाहे हम रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें, कृषि मंत्रालय की बात करें, शहरी विकास मंत्रालय की बात करें, ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें, और पेट्रोलियम मंत्रालय की बात करें, या फिर हम कौशल विकास मंत्रालय की बात करें, चाहे वह नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, या कई ऐसे और भी अहम मंत्रालय हैं जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को देने की तैयारी में है। और भी जितने भी गठबंधन के दल हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ मिनिस्ट्री का प्रभार सौंपकर, या तो स्वतंत्र प्रभार सौंपकर या फिर राज्य मंत्री का प्रभार सौंपकर कहीं ना कहीं खुश करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिलहाल आपके मन में
या मंत्रियों के लेकर के जो मीडिया जगत में अनुमान लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा या जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? या मोदी सरकार में जो ये टॉप के मंत्रालय हैं, चाहे हम रक्षा मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, या फिर हम गृह मंत्रालय की बात करें, या ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्रालय की बात करें, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी क्या इन 5-6 मंत्रालयों, टॉप के जो मंत्रालय हैं, उसको अपने खेमे में रखने में सक्षम हो पाती है, या फिर उसे कहीं ना कहीं 1-2 मंत्रालयों पर कहीं ना कहीं गठबंधन के जो पार्टी हैं उनकी सुननी पड़ेगी और उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें देना पड़ेगा? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।